नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज हम आप सभी के लिए नेट परीक्षा पाठ्यक्रम से बहुत ही अहम दिशा लेकर आए हैं। आज हम विभिन्न आसनों के बारे में बात करेंगे और ये आसन वही आसन है जिन्हें नेट पाठ्यक्रम में जगह दी गई है। तो बताना चाहेंगे आज के सेशन में हम आसन क्या हैं, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिस प्रकार ये आसन किए जाते हैं और इन आसनों से क्या लाभ प्राप्त होता है, इस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। और इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य जी। सोमवीर आर्य जी सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से आप सभी के लिए पठन पाठन की सामग्री निरंतर उपलब्ध करा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा जितने भी लेक्चर्स अभी तक दिए गए हैं आप सभी के लिए लाभप्रद हो रहे होंगे। तो मित्रों, आइए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आसन क्या है और इनके प्रकार क्या है, इन पर आज विशेष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सोमवीर आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आसन के इस व्याख्यान में। आसन क्या है, किस प्रकार आसनों को करना चाहिए, कितने आसनों के प्रकार हैं, क्या क्या सावधानियां उनमें आपको बरतनी चाहिए, किस प्रकार के लाभ आसन करने से मिलते हैं, आदि विषयों के ऊपर आज हम आपके सामने व्याख्यान को लेकर आए हैं। तो आसन चूंकि योग का बहुत ही मुख्य जो अंग है वो है अष्टांग योग से लेके जितने भी योग के प्रकार हैं, जिसमें महर्षि घेरंड से लेकर के स्वामी स्वात्माराम से लेकर के महर्षि पतंजलि से लेकर के जितने भी ऋषि हुए हैं, भगवान शिव से लेकर के सभी ने आसन की महत्ता को बताया है। आसन को एक बहुत महत्वपूर्ण अंग योग का बताया है कि किस प्रकार आसन करने चाहिए, किस प्रकार आसनों की सीरीज है, उसके विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आसन का अर्थ जानेंगे कि आसन का अर्थ क्या है, आसन की परिभाषा क्या है। आसन का जो अर्थ है, सबसे पहले जो सामान्य जो अर्थ है, जो महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में कहा है कि शिथिर सुखम आसनम, अर्थात शिथिरता से और सुखपूर्वक जिस पोजीशन में हम बैठे हैं, खड़े हैं, या जो हमारी जो शरीर की जो स्थिति है वो आसन की है, जिसमें हम सुखपूर्वक बैठे हैं, किसी प्रकार की हलचल हमारे शरीर में नहीं है, किसी प्रकार का व्यवधान हमारे शरीर में नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ हमारे शरीर को हम महसूस नहीं हो रही। उस जो पोजीशन है, वो जो स्थिति हमारे शरीर की है, उसको हम आसन कहते हैं। तो ये आसन की परिभाषा है। आसन का अर्थ वैसे सामान्य तौर पे हम देखते हैं, जो आम बोलचाल में जो हम प्रयोग करते हैं, आसन कहते हैं कि आसन ग्रहण कीजिए। कोई व्यक्ति हमारे घर आता है या कोई हमसे मिलने आता है, कोई अतिथि हमारे घर आता है, तो उसे हम एक ही बात कहते हैं, सर आसन ग्रहण करिए, कि आप बैठिए, आप मतलब उस आसन को ग्रहण कीजिए। जो आपके बैठने का जो स्थान है उसको भी आसन कहा गया है सामान्य बोलचाल में। तो इस प्रकार हम आसन का अर्थ व परिभाषा हमने जानी। उसके बाद हम आसनों के प्रकार जानेंगे कि कितने प्रकार के आसन हैं। आसनों के प्रकार में दो बातें मुख्य रूप से हम जानेंगे कि एक तो आसन है कि किस प्रकार से करने चाहिए, किसके जो प्रकार हैं, जैसे कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन होते हैं, स्टैंडिंग पोस्चर जिनको हम कहते हैं। दूसरे जो आसन हैं उनको हम सिटिंग पोस्चर कहते हैं, अर्थात बैठकर किए जाने वाले आसन होते हैं। कुछ आसन होते हैं लेइंग पोस्चर, यानी कि लेटकर जो किए जाने वाले आसन होते हैं, उनको हम लेइंग पोस्चर कहते हैं। इस प्रकार आसनों के प्रकार हैं। इसके बाद आसन का है कि बैलेंसिंग जो पोज है, अर्थात संतुलन के जो आसन है, वो भी एक आसनों का प्रकार है। इसके अलावा जो अन्य जो प्रकार हैं, जिस प्रकार हम कहेंगे कि आगे झुकने वाले जो आसन हैं, आगे झुककर यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग के जो आसन है, वो भी आसनों का एक प्रकार है। बैक बेंडिंग है, अर्थात पीछे मुड़ने वाले जितने आसन की सीरीज में आते हैं उनको हम बैक बेंडिंग की सीरीज में रखते हैं। और बैलेंसिंग तो उसमें हमने आपको बताया ही है कि बैलेंसिंग का आसन है। और आसन कितने हैं, आसनों के बारे में विभिन्न योगियों के विभिन्न विचार हैं। भगवान शिव ने अपनी शिव संहिता में 4 ही आसनों को मान्यता दी है, जिसकी व्याख्या हम आपके सामने कर चुके हैं। घेरंड ऋषि ने 32 आसनों की व्याख्या की है, वो भी हम आपके सामने कर चुके हैं घेरंड संहिता के व्याख्यान में। इसके बाद हमने स्वामी स्वात्माराम जी ने 15 आसनों का वर्णन अपनी हठ प्रदीपिका में किया है, उसका वर्णन भी हम आपके सामने कर चुके हैं। इस प्रकार आसनों के विभिन्न प्रकार, विभिन्न तरह से लोग ऋषियों ने आसनों को वर्णित किया है, आसनों को निर्देशित किया है योग साधना के लिए। यहाँ हम कुछ आसन, वो आसन आपको बताएंगे जो आपके नेट पाठ्यक्रम में जो आसन सम्मिलित किए गए हैं, जो आपको बताए गए हैं, उन आसनों की हम चर्चा करेंगे। उनमें हम आसन को किस प्रकार करते हैं, अर्थात विधि क्या है, आसन के लाभ क्या हैं, आसन की सावधानियाँ क्या क्या हैं, वो आपके सामने हम आपको बताएंगे आज। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आसनों का शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि आसन का बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है, कि हम आसन करें उसका प्रभाव हमारे शरीर पे क्या पड़ेगा। तो कहा गया है आसनेन रुजो हंति, अर्थात आसन आपके रोगों को हरने का काम करता है, अर्थात आपको आरोग्यता परिपूर्ण जीवन
प्रदान करने का जो कार्य करता है वो आसन करता है। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं द्वंद्वों को सहन करने की जो क्षमता होती है वो आपके शरीर में बढ़ती है आसन के करने से। यानी कि आसन करने से आपके शरीर में गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, मान अपमान, जय पराजय, इस तरह की जितनी भी द्वंद्व हैं आपके जीवन में उनको सहने की जो क्षमता है वो आपके शरीर में बढ़ेगी। इस प्रकार महर्षि पतंजलि जी का कथन है आसन के विषय में। इस प्रकार आसनों का शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे रोग हैं जिनमें आसन की जो थेरेपी है यानी कि यौगिक जो चिकित्सा है वो बहुत इफेक्टिव रहती है और बहुत अच्छा वो कार्य करती है। इस प्रकार हम जानेंगे। उसके बाद सावधानियां क्या क्या हैं। बहुत सारी सावधानियां होती हैं। जिस प्रकार आपको कमर दर्द है, आपको सर्वाइकल यदि है तो आप आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। आपको हर्निया है, आपको अल्सर है तो आप पीछे झुकने के जो आसन है वो नहीं करेंगे। आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है या किसी गंभीर बीमारी से यदि आप पीड़ित हैं तो जो बैलेंस के जो आसन हैं या जो टफ जो आसन हैं उनको आप नहीं करेंगे। जो एडवांस जो पोस्चर हैं उनको आप नहीं करेंगे। इस प्रकार की आप सावधानी उसमें रखेंगे। इस प्रकार हम सावधानियों की चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं हस्त उत्तान आसन। इस आसन को अर्ध चक्रासन भी कहा है कि ये अर्ध चक्रासन की स्थिति भी है। यानी कि सामान्यतः आप सीधे खड़े होकर के अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ करके अपने दोनों हाथों को साइड से खोलते हुए और श्वास को भरते हुए पीछे दोनों हाथों को लेके जाएंगे। दोनों हाथों को बीच जाकर इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे और पहली उंगली को सामने रखेंगे और अंगूठे भी एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक आपके होंगे। गर्दन बिल्कुल पीछे होगी आपकी। यानी कि चक्रासन से पूर्व की जो स्थिति है अर्ध चक्रासन की वो स्थिति है। इसको हस्तोत्तानासन भी कहा गया है और इसको अर्ध चक्रासन भी इसमें कहा गया है। इस दोनों आसनों को इसमें वर्णित किया गया है। इस प्रकार आप देखते हैं श्वास को भरते हुए पीछे जाना है। जब आप आसन की स्थिति में पहुंच जाते हैं तब श्वास की जो प्रक्रिया है आपकी सामान्य चलेगी। लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, इनहेल और एक्सहेल चलता रहेगा। जो व्यक्ति इसको स्टार्टिंग में जो कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में ज़्यादा ना झुकें, वह आंखें अपनी बंद ना करें, सावधानी उसमें रखें। यदि आप आंखें बंद करते हैं तो आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इस प्रकार इसको धीरे धीरे करना है। जितनी आपकी शरीर की जो सामर्थ्यता है, जितनी आपके शरीर में क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी के अनुसार इसको आप करेंगे। उसके अलावा आप इसको फोर्सफुली नहीं करेंगे। इस प्रकार की सावधानी आप इसमें रखेंगे। हर्निया के जो पेशेंट हैं, जिनको हर्निया रोग है, वो इस आसन को नहीं करेंगे। ये आसन उनके लिए वर्जित है। इस प्रकार देखते हैं हस्तोत्तानासन। इसके लाभ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उसका आसन की विधि हमने बताई, सावधानियां हमने आपको बता दी। तो लाभ क्या है इस आसन के? तो आपका जो कमर दर्द है वो आपका समाप्त होता है। कमर दर्द के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है अर्ध चक्रासन। सर्वाइकल के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको कंधे में दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनकी छाती का विकास नहीं हुआ अर्थात सीने का विकास ये आसन करता है। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ओबेसिटी को दूर करता है, यानी कि मोटापा जिन व्यक्तियों में है, मोटापे के लिए बहुत अच्छा आसन है। तीसरा, जिन लोगों को पार्किंसंस रोग हैं अर्थात जिनके हाथ पैर कांपते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। इस प्रकार देखते हैं कि पेट से लेकर के, कमर से लेकर के, गर्दन से लेकर के सब अंगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। लंग्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत इफेक्टिव आसन है। कमर दर्द, सर्वाइकल के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। ओबेसिटी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसको आप करेंगे। इस प्रकार आप इसकी सावधानियां, विधि व लाभ जानेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पादहस्त आसन, जो दूसरा जो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की सीरीज में है वो पादहस्त आसन। पादहस्त आसन का अर्थ है पैरों के पास अपने हाथों को लेके जाना। आप सीधे सामान्य तौर पे खड़े हैं तो अपने दोनों हाथों को उठा करके श्वास को भरते हुए आप आगे झुकेंगे और जैसे ही आप आगे झुक रहे हैं अपने श्वास को पूरा निकाल देंगे, यानी कि एक्सहेल करेंगे कंप्लीट, और अपने हाथों को अपनी एड़ियों के नीचे दबाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका जो सिर है वो घुटनों से टकराएगा और इस प्रकार कोहनी आपकी फोल्ड होंगी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस आसन को करना को कहते हैं पादहस्त आसन, अर्थात हैंड टू फिट पोज भी इसको कहा गया है कि आप अपने हाथों को पैरों के पास लेके जाते हैं। उस आसन को पादहस्त आसन कहा है। पादहस्त आसन से बहुत ही लाभ मिलते हैं। इस आसन से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का कार्य करती है। जो मूलाधार में हमारी जो कॉन्शियस जो पावर है वो सोई हुई है, वो अनकॉन्शियस फॉर्म में सोई हुई है, वो कॉन्शियस फॉर्म में आने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा जितने भी आपको हर्निया की प्रॉब्लम है वो आपकी इससे समाप्त होती है, आपकी हार्ट की समस्या इससे समाप्त होती है, गुप्त रोग जो यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी रोग हैं उनमें भी आपको इसमें हेल्प मिलती है। आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यानी कि जिनको जो अजीर्ण की जो समस्या है, अपच की जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो इनकी समाप्त होती है। इस आसन के करने से हार्ट, लीवर और किडनी की जो डिजीज़ हैं वो समाप्त होती हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है हार्ट की, लीवर की, किडनी की। लंग्स आपके एक्टिवेट होते हैं। उसी प्रकार थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो आपका एक्टिव होता है। वो आपका संतुलित होने से आपका पूरा शरीर संतुलित होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी इससे बढ़ती है, चेहरे की सुंदरता इससे बढ़ती है, मस्तिष्क आपका चमकता है, इससे आपके बाल काले, घने और सघन और मजबूत होते हैं, कानों की श्रवण शक्ति आपकी इसकी बढ़ती है, बुद्धि का विकास भी इस आसन से होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। और इसको कमर दर्द और सर्वाइकल के रोगी इसको कृपया न करें, क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है, उनके लिए ये सर्वथा वर्जित है ये आसन। इस प्रकार के आप इसमें सावधानी रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में त्रिकोण आसन। त्रिकोणासन अर्थात 3 कोण शरीर के बनते हैं। अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैरों को खोल करके पहले लेफ्ट साइड और फिर दूसरी साइड भी करना है, राइट साइड भी। पहले लेफ्ट साइड झुकेंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे और जो आपका जो लेफ्ट हैंड है यानी कि जो बायां ही जो हाथ है वो बाएं पैर के बिल्कुल साथ में सटा लेंगे। और जो दायां हाथ है आपका वो गर्दन के पास से होता हुआ आपके कान के साथ से आपकी बाजू लगी हुई और पूरा खिंचा हुआ आपका हाथ होना चाहिए। इस प्रकार आप देखते हैं ये जो विधि है, और आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल सामने आप देख रहे हो। इस प्रकार की जो विधि है वो त्रिकोण आसन की विधि है, उसको त्रिकोण आसन कहा गया है। इस आसन से आप देखेंगे कि शरीर का जो साइड का जो हिस्सा है, कई बार हम फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग करते हैं, बैलेंसिंग आसन करते हैं, लेकिन हम साइड के लिए कोई आसन नहीं करते। अपने शरीर के लिए जो वी शेप जो बॉडी चाहिए, जो वी शेप जिन लोगों को चाहिए होती है, वी शेप के लिए बहुत अच्छा आसन त्रिकोण आसन है। आपकी साइड की चर्बी को घटाता है, आपके शरीर को सुंदर बनाता है, आपके पैरों में जान बढ़ाता है, यानी कि आपके पैरों में जो ताकत है, यानी कि आपकी पैरों की स्ट्रेंथ इस आसन के करने से बढ़ती है। आपका जो पूरा जो लेफ्ट का जो हिस्सा है वो एक बहुत सुंदर और सुशील बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय आपका इसमें नहीं है। इस प्रकार आप इस आसन को कर सकते हैं। ये आसन आपके पैरों की मजबूती से लेकर आपके साइड के फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। इसके बाद देखेंगे परिवर्तित त्रिकोण आसन। परिवर्तित त्रिकोण आसन जो है, त्रिकोण आसन में अपने शरीर को परिवर्तित कर देना, इसको हम आसन त्रिकोण आसन के 3 भाग हमने इसमें रखे हैं। पहला त्रिकोण आसन जिसमें हम सामान्य रखते हैं, दूसरा आसन एक और वेरिएशन है, ये तीसरा यानी कि सुपर एडवांस इसको हमने रखा है परिवर्तित त्रिकोण आसन को। और ये आसन आपकी देखिए जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं, दोनों पैरों को खोल करके अपने दाएं पैर की तरफ अपने बाएं हाथ को लेकर के आएंगे, या बाएं पैर की तरफ अपने दाएं हाथ को लेकर के आएंगे, दूसरी तरफ उसको रखेंगे उससे अगेंस्ट, और अपनी कमर को मोड़ेंगे, मोड़ने का कार्य करेंगे यानी कि ट्विस्टिंग करेंगे। और फिर आप अपने दूसरे हाथ को यानी कि जो बायां आपका जो हाथ है वो ऊपर की तरफ होगा और आपकी गर्दन उसी की तरफ होगी, उसी की तरफ आपको दृष्टि डालनी है। इस प्रकार आप देखेंगे आपकी कमर बिल्कुल ट्विस्ट हो चुकी है, यानी कि आपके कमर का जो हिस्सा है वो भी आपका बहुत स्लिम बनता है, यानी कि आपके साइड के फैट के साथ साथ आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। जो आपका जो पैर है, थाई की जो एक्स्ट्रा जो फैट है, थाई का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी आपका समाप्त होता है, पेट भी आपका इससे कम होता है। इस प्रकार आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आसन है परिवर्तित त्रिकोणासन, या कहें कि सुपर एडवांस त्रिकोणासन आप इसको कह सकते हैं। इस आसन से बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है। इस प्रकार आप इस आसन को करके बहुत सारे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप सामान्य त्रिकोणासन करेंगे, जो कि ये आसन जो आप चित्र में आप देख पा रहे हैं, इस आसन का अभ्यास आप पहले करेंगे, इसके बाद आप इस आसन का अभ्यास करें। पहले ही इस आसन का अभ्यास न करें, एडवांस आसन है। इस प्रकार पहले इस आसन में लाभ लेकर के फिर इस आसन को आप परिवर्तित त्रिकोणासन को आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसमें सावधानी रख के इसके लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे वीर आसन। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप देखेंगे वीर आसन, यानी कि जो आपके शरीर में वीरता का आभास करवाए उस आसन को वीरासन कहेंगे। यानी कि अपने दाएं पैर को सामने करके बाएं पैर आपके पीछे रहेगा और उसको दाएं पैर पे पूरा झुकेंगे, यानी कि पूरा उसको बेंड करेंगे, और जो अपने हाथ हैं दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और अपनी जो आंखें हैं, आपकी जो आंखों की दृष्टि है
वो दोनों हाथों के बीच में आप रखेंगे उसको, सीना आपका खुला रहेगा, श्वास को भरते हुए इस आसन को आप करेंगे। इस आसन को कहते हैं वीर आसन। ये आपके शरीर में वीरता, ताकत यानी कि स्ट्रेंथ को पैदा करता है। आपके पैर इससे मजबूत होते हैं, आपके लंग्स इससे मजबूत होते हैं, आपके हाथ इससे मजबूत होते हैं। सर्वाइकल के रोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेट के फैट को कम करता है, कमर दर्द को सही करता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि वीरासन बहुत अच्छा आसन है। इसको आप हर्निया के पेशेंट इसको बिल्कुल ना करें। इस प्रकार की आप इसमें सावधानी रख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन, कि बैठकर की जो किए जाने वाले आसन हैं वो क्या क्या हैं, उनमें किस किस आसन को हमने रखा है। तो सबसे पहले जो आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का अर्थ है अपने पूरे शरीर को दूसरी दिशा में परिवर्तित कर देना। जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं, आप सीधे बैठ करके दोनों पैरों को सामने फैला दें, दोनों पैरों को सामने फैला करके मिलाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाकर दोनों हाथों को नीचे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए, यानी कि आप एक्सहेल करते हुए नीचे लेके जाएंगे और अपने दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं या जो दोनों पैरों का जो पीछे का जो भाग है उसको आप पकड़ेंगे और जो आपकी कोहनियाँ हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मैट से लगाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार आप कोहनियाँ मैट से लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक वैसे ही आपका जो माथा है, जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका सिर है, वो घुटनों से टकराएगा। और जैसे ही घुटनों से टकराएगा तो ये कंप्लीट आपका पश्चिमोत्तानासन हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है और इसको श्वास को छोड़ते हुए करना है। और जब आसन की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप श्वास को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, यानी कि कंटिन्यू रहेगा ब्रीथ आपका। इस प्रकार की आप इसमें विधि प्रयोग करेंगे। और ये विधि जो मैंने आपको बताई, ये जो पश्चिमोत्तानासन है, ये इतना इम्पोर्टेंट आसन है कि भगवान शिव ने जो 4 आसन रखे हैं उनमें इसका स्थान है। उसमें इसको उग्रासन का नाम दिया गया है। विधि यही है। तो भगवान शिव ने जिस आसन का निरूपण आपने शिव संहिता में किया है, घेन ऋषि ने जिसको घेन संहिता में कहा है, हठ प्रदीपिका में जिसको स्वात्माराम जी ने कहा है, गोरख संहिता में जिसको गोरख ऋषि ने कहा है, अर्थात सब ऋषियों ने पश्चिमोत्तानासन को की प्रशंसा की है। ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में बहुत हेल्पफुल है। आपकी इंटरनल जो ताकत है, यानी कि जो भीतरी जो शक्ति है, उसको जगाने का ये कार्य करता है। और आपको अंतर्मुखी यानी कि अपने आप से जुड़ने का जो आसन है वो बहुत अच्छा आसन है ये। और ये पश्चिमोत्तानासन के करने से आपका जो गुप्त रोग है, अर्थात डाइजेस्टिव उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो आपके रोग हैं वो सारे समाप्त होते हैं। उनमें किसी प्रकार का विकार आपका नहीं रहता। उन सभी अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार का आप इसका लाभ जानें। इसके बाद पाचन तंत्र के जितने भी रोग हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो रोग हैं, अपच आपको है, कब्ज आपको है, इंडाइजेशन आपको यानी है, तो वो जो रोग है वो समाप्त होते हैं पश्चिमोत्तानासन के करने से। आपका जो बढ़ा हुआ पेट है वो घटता है, यानी कि ओबेसिटी आपको नहीं रहती, बढ़ा हुआ पेट आपको नहीं रहता, वो भी घट जाता है पश्चिमोत्तानासन के करने से। उसके बाद हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है। देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका जो मूलाधार चक्र है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आजा चक्र व सहस्त्रार चक्र, इस प्रकार सभी चक्रों का भेदन ये आसन करता है। धीरे धीरे आप इसको लंबे समय तक करेंगे या आप इसको स्टार्टिंग करेंगे 1 से 2 मिनट इसकी स्टार्टिंग करेंगे, इसको 5 से 10 मिनट तक भी आप इसको आसन को कर सकते हैं। इस आसन को जितना लंबा आप करेंगे उतना ही आपका जो चक्र है वो चक्रों का भेदन आपका होता रहेगा। धीरे धीरे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक आपके चक्र जागृत होते जाएंगे। और जिस प्रकार आपके चक्र जागृत होंगे, आपको पता चलता जाएगा कि किस प्रकार मेरे को मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार की मेरे को ताकत मिल रही है, किस प्रकार की मेरे को एनर्जी मिल रही है, किस प्रकार के परिवर्तन मेरे शरीर में हो रहे हैं, किस प्रकार के हार्मोन्स का बैलेंस मेरे शरीर में हो रहा है। जो हार्मोन्स का इनबैलेंस था वो बैलेंस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। आप धीरे धीरे खुद आप इसको रियलाइज करेंगे, खुद आपको अंतर अनुभूति आपको होगी कि इस आसन से बहुत फायदे हैं। लेकिन इस आसन को करना चाहिए और बहुत ही शालीनता से, बहुत ही पेशेंस से आप इस आसन को करें और इस आसन में आप रमें और इस आसन को अपने व्यवहार में लेके आएंगे तो आपको इस आसन के बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। योग मार्ग में आप अग्रसर होंगे, तमाम विकारों से आप आपके विकार समाप्त हो जाएंगे, जिसकी आज हमारे जीवन में नितांत आवश्यकता जिस चीज़ की है उसकी पूर्ति पश्चिमोत्तानासन करता है। और कमर दर्द के रोगी इसको ना करें,
बाकी सभी इसको कर सकते हैं। सर्वाइकल के रोगी भी इसको ना करें। सर्वाइकल के रोगी इसको इतना कर सकते हैं कि गर्दन को झुकाने के बजाय, यानी कि माथे को घुटनों से लगाने की बजाय आप इसको सीधा कर सकते हैं, यानी कि सामने देखने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार सबसे उपयोगी, सबसे अच्छा जो आसन है, जिसका वर्ण सभी चीज़ों में मिलता है प्राय, उसकी हमने व्याख्या आपके सामने की। ई का नाम पश्चिमोत्तानासन है। इसकी विधि, लाभ और सावधानियां हमने जानी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सुप्त वज्रासन, अर्थात वज्रासन में सोना, यानी कि पीछे लेट जाना, वो सुप्त वज्रासन है। अपने दोनों पैरों के घुटनों को फोल्ड करेंगे, उनके ऊपर बैठेंगे और धीरे से अपनी जो एड़ियाँ हैं उनको बाहर निकाल देंगे हिप्स के पास से, और अपने घुटनों को भी थोड़ा सा खोल लेंगे और दोनों आपकी एड़ियाँ बाहर निकली हुई और धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे लेटेंगे और फिर दोनों कोहनियों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक आप करेंगे। इस प्रकार जो आसन है, गर्दन को सीधी पीछे लेटा देंगे। ये सुप्त वज्रासन है। इसको सुप्त वज्रासन का नाम दिया गया है। इससे आपके जो लाभ हैं वो आपका, सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वज्रासन जो है आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है। ये सुप्त वज्रासन है। अर्थात वज्रासन के लाभ तो आपको इसमें मिलते ही हैं, साथ ही सुप्त वज्रासन के लाभ भी आपको इसमें मिलते हैं। यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छा होता है, पाचन तंत्र आपका मजबूत होता है, साथ ही आपके जो पेट के जो रोग हैं वो समाप्त होते हैं। बढ़ा हुआ पेट यानी कि ओबेसिटी आपकी समाप्त होती है इससे। लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। वी शेप आपकी बॉडी की आती है इससे, और एक तरह से रिलैक्स आपकी बॉडी होती है इस आसन से करने से। इस प्रकार आप इस आसन को करेंगे जिसका नाम सुप्त वज्रासन। इसके बाद हम देखेंगे गोमुखासन। गोमुखासन अपने बैठ के किए जाने वाले आसनों में प्रमुख आसन है। इसको एक पैर को आप घुटने से फोल्ड करेंगे, जिस प्रकार आपने वज्रासन में फोल्ड किया था। उसके बाद दूसरे घुटने को उसके ऊपर से फोल्ड करते हुए, यानी कि दोनों घुटने आपके सामने हों, एक दूसरे के ऊपर हों दोनों घुटने, और जो आपका जो ऊपर जो घुटना है, यानी कि आपने दायां घुटने को ऊपर किया है तो दायां हाथ ऊपर से ले जाते हुए बाएं हाथ को नीचे से ले जाते हुए कमर के पीछे से उनको पकड़ेंगे। इस प्रकार की जो विधि है वो गोमुखासन की है। गोमुखासन एक बहुत अच्छा ध्यानात्मक आसन है, संवर्धनात्मक आसन भी इसको कहा गया है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पाचन तंत्र को यह आसन बढ़ाता है, गुप्त रोगों को समाप्त करने का कार्य करता है, और आपके जितने भी कंधों का कोई अकड़न है, जकड़न है, वो आपकी समाप्त होती है। वह साथ ही जो आपका जो लंग्स की एक्टिविटी इससे बढ़ती है, सर्वाइकल इससे दूर होता है आपका, और एक ध्यानात्मक आसन हम इसको कहेंगे। इस प्रकार ये आसन आप करेंगे तो इसके बहुत सारे रोग, मुख्य रूप से इसको जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग हैं उनमें भी ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा आसन है। उनको दूर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल आसन गोमुखासन को हम कहेंगे। इस प्रकार करेंगे, इसमें किसी प्रकार की विशेष सावधानी की आपको आवश्यकता नहीं। सभी व्यक्ति इसको कर सकते हैं, जवान, बूढ़ा, महिला, पुरुष सब इसको कर सकते हैं। किसी प्रकार की विशेष सावधानी की इसमें आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। इसके बाद देखेंगे आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन में वैसे ही जैसे आप चित्र में देखेंगे कि अपने शरीर को बैठ के दोनों पैरों को सामने फैला करके एक पैर को जैसे आपके दाएं पैर को बाएं अंगूठे से पकड़ करके खींच के लेके आएंगे, और जो दायां आपका हाथ है उससे बाएं पैर को पकड़ेंगे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत जो आपका पैर है उससे विपरीत आपका हाथ होना चाहिए, जो आपका हाथ है उससे विपरीत आपका पैर होना चाहिए। इस प्रकार अपने अंगूठे को पकड़कर खींचेंगे और कान के पास, यानी कि अपनी जो आपका जो कान है उसके पास खींच करके लेकर आएंगे। इसको कहेंगे आकर्ण धनुरासन। यानी कि जैसे धनुष की जो स्थिति होती है, धनुष को छोड़ते हुए जैसे कोहनी हमारे पीछे होती है, उस तरह का ये आसन है। इस आसन को बैठकर किए जाने वाले आसनों में प्रमुख आसन इसको माना गया है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, पैरों का जो पीछे का जो फैट होता है, बहुत सारे लोग हिप्स का जो फैट होता है, थाइज का जो फैट होता है, उससे बहुत परेशान व्यक्ति होते हैं, वो उनका समाप्त होता है। आपका वी शेप आपकी बनती है, आपके हाथ बहुत मजबूत बनते हैं, पैर आपके बहुत मजबूत बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा आपका होता है, और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक तरह से आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आपका जो मुड़ने की जो क्षमता है, आपका जो लचीलाजोपन है शरीर का, वो भी इस आसन से बढ़ता है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई सावधानी विशेष तौर पे नहीं है, सभी व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। इस प्रकार आकर्ण धनुरासन की हमने व्याख्या आपके सामने की। इसके बाद अर्धमत्स्येंद्र आसन, सबसे प्रमुख आसन,
जो हठियों के जो मुख्य ऋषि हुए हैं, जो भगवान आदिनाथ शिव के बाद जिनका नाम आता है गुरु मत्स्येंद्रनाथ, उनके नाम पे ये आसन है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि पूरी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज आपको करनी है तो सूर्य नमस्कार आपको करना चाहिए, जिसमें 12 पोज हम कहते हैं। और यदि कोई कहे कि एक आसन ऐसा बताओ जिसमें पूरी बॉडी का व्यायाम होता है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, तो एक आसन यदि हम कहें तो कहना मुश्किल होता है, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं और मजबूती से कह सकते हैं कि एक आसन यदि आपको करना है, एक आसन में आपको यदि पूरी बॉडी का लाभ लेना है तो आप अर्ध मत्स्येंद्रासन आप करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, बैठ करके अपने बाएं पैर को फोल्ड करके हिप्स के पास लेके आएंगे, दाएं पैर को फोल्ड करके उस बाएं पैर के घुटने के ऊपर से ले जा करके दूसरी तरफ रखेंगे। फिर आप जो आपने बायां हाथ है वो बाएं हाथ को दाएं हाथ के दाएं पैर को पकड़ेंगे, वहां से पंजे से पकड़ेंगे घुमा करके, और जो आपका दायां हाथ है उसको कमर के पीछे लेके जाएंगे, जहां तक संभव हो सकता है लेके जाएं। वह गर्दन आपकी ट्विस्ट रहे, गर्दन आपकी मुड़ी रहे। इस प्रकार आप देखेंगे जो विधि है, इसी प्रकार आप इसको दूसरी तरह से करेंगे। दोनों तरह से इस आसन को करना होता है। इसमें आप विशेष तौर से देखेंगे आपके दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, यानी कि आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है नीचे के अंगों की तरफ नहीं जा रहा, जहां आवश्यकता वहीं जा रहा है। दूसरा आप देखेंगे जो दायां पैर जो आपका है उसकी जो थाई है वो आपकी पेट से लगी हुई, यानी कि आपकी जितनी भी मधुमेह का जो रोग है वो आपका समाप्त होता है। ओबेसिटी आपकी इससे समाप्त होती है। हाथों का एक्स्ट्रा फैट आपका समाप्त होता है। हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हाथों में मजबूती आती है, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हाथों की। उसी प्रकार देखो जैसे बॉडी ट्विस्ट हो रखी है तो वी शेप आती है, यानी कि कमर का जो आपका जो फैट है, यानी कि जो कमर में जो फैट है, या आपका कहें कि आपका जो बंध जो होता है वहाँ पे जो फैट है उसको समाप्त करने का कार्य करता है। दूसरा हाथ आपका दूसरी तरफ परिवर्तित हो रखा है, गर्दन आपकी ट्विस्ट है, यानी कि पूरी बॉडी आपकी यूज हो रखी है, लंग्स की कैपेसिटी आपकी इससे बढ़ती है। तो मैं ये कहूँ कि सबसे अच्छा आसन है, एक आसन करना हो, आपको कम समय है तो सबसे अच्छा जो आसन है वो आप इसको मान सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको दोनों हाथों से कर सकते हैं, दोनों साइड से आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन, हठ योग के आसनों में सबसे प्रमुख आसन यदि हम इसको कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार का आसन आप करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसको दूसरे साइड से भी करेंगे, और इसके बाद जो आसन होता है वो आपका पूर्ण मत्स्येंद्रासन होता है, यानी कि मत्स्येंद्रासन। उसमें इस हाथ को जो आपने पैर को पकड़ रखा है इसके नीचे से निकालते हुए जो दूसरा हाथ आपने पीछे कमर के पीछे जो लेके गए हैं उसके साथ इंटरलॉक करना होता है। ये आपका पूर्ण मत्स्येंद्रासन होता है। इस प्रकार आप देखेंगे इस आसन को करने से आपके समस्त विकार समाप्त होते हैं। आपका जो बॉडी है जो वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेंथफुल होगी, और तमाम तरह के उसके विकार समाप्त होंगे और तमाम तरह की डिजीज उसकी समाप्त होंगी। इस प्रकार आप इस आसन का लाभ ले सकते हैं। आप इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम और आसनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आसन के इस व्याख्यान में। इससे पहले व्याख्यान में हमने चर्चा की कि जो खड़े होकर जो किए जाने वाले आसन हैं, अर्थात जो स्टैंडिंग जो पोस्चर हैं, उनकी हमने आपके सामने व्याख्या की। बैठकर जो किए जाने वाले आसन हैं, अर्थात सिटिंग जो पोस्चर हैं, उनकी हमने आपके सामने व्याख्या की। अब आपके सामने दो तरह के आसनों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम लेट कर किए जाने वाले आसन की चर्चा आपके सामने करेंगे। वे संतुलन के आसन, यानी कि जो बैलेंसिंग जो पोज हैं, यानी कि लेइंग और आपकी बैलेंस के जो पोज हैं, उनकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। तो लेट कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला जो आसन है वो भुजंग आसन, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। भुजंग आसन जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं, अर्थात जिस प्रकार कोबरा अपना फन उठाता है, उसी प्रकार अपने शरीर को उठाना है। शरीर को मूधे लेट करके, यानी कि पेट के बल लेट करके, दोनों पैरों को मिला करके, दोनों हाथों को छाती के नीचे रख करके श्वास को भर करके छाती को उठाना है नाभि तक, यानी कि नाभि से बिल्कुल ठीक नीचे तक, जहाँ पे हम अपने पैंट को बांधते हैं उस स्थान तक आप अपने शरीर को उठाएंगे। कंधे पीछे की तरफ मुड़े हुए होंगे, गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ होगी। इस प्रकार जो आसन है उसको हम भुजंग आसन कहते हैं, अर्थात कोबरा पोज उसको हम कहते हैं। ये आसन आपके हाथों को मजबूत करता है, आपके हाथों में ताकत लेके आता है, वीरता का एहसास आपको करवाता है। लंग्स की कैपेसिटी इससे बढ़ती है, छाती की चौड़ाई इससे बढ़ती है, कमर के रोग इससे समाप्त होते हैं। कमर के रोगों में एक रामबाण की तरह ये आसन काम करता है। ओबेसिटी बहुत अच्छे से दूर करता है ये आसन। सर्वाइकल के रोग आपके दूर करता है, या यूँ कहें कि ये आसन आपके बहुत सारे रोगों को समाप्त करने का कार्य करता है, अकेला ये आसन। और इस आसन के द्वारा आप देखेंगे कि आपके अंदर वीरता, यानी कि ताकत, यानी कि स्ट्रेंथ आपके भीतर बहुत आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होती है। ये लेट कर किए जाने वाले और पीछे मुड़ने वाले आसनों का एक भाग का आसन है, जिसको आप देखेंगे सर्वाइकल आपका समाप्त होता है, कमर दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाता है इससे आपका। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन तंत्र है, वो आपका मजबूत होता है। इसको हर्निया के रोगी आप न करें, ये इसमें सावधानी रखें, और इसको झटके के साथ एकदम से ना उठे और झटके के साथ पीछे ना जाए। इस आसन को करने से पहले कटी चक्रासन आप जरूर करें, यानी कि कमर के जितने भी ज्वाइंट हैं उनको आप घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट अप डाउन। वो जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो आप इससे जरूर करें, क्योंकि कमर का आसन है, कमर को बार बार प्रयोग इसमें करना पड़ता है। और पूरा जो प्रेशर होता है, पूरा जो भार होता है, पूरा जो दारोमदार होता है, वो कमर के ऊपर ही होता है। इसलिए आप इसको आसन को करने से पहले अपनी बॉडी को पूरी तरह से वार्म अप करेंगे और तब आप इस आसन को करेंगे। इस आसन को बोलते हैं भुजंग आसन, यानी कि कोबरा पोज। इसके बाद हम देखेंगे लेट कर के जाने वाले आसनों में ही शलभासन। जैसे कि आप देख रहे हैं, पेट के बल ऐसे ही लेटे हैं, अपनी ठोडी के नीचे आप किसी टॉवल को आप रख सकते हैं, किसी रुमाल को आप रख सकते हैं। वो उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने थाइज के नीचे रखेंगे। वे अपने दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट तक ऊपर उठाएंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पैरों को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, यानी कि खींचे रखेंगे। ये शलभासन है। शलभासन का अर्थ है आपके जो जितने भी कमर के रोग हैं, या आपको कई बार हम देखते हैं कि सामान्य हम बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर के अंगों की तरफ नहीं हो पाता और वो नीचे के अंगों की तरफ ज़्यादा प्रवाहित होता रहता है, जहाँ की इसको ज़रूरत नहीं होती। जबकि उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम में, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड में उसकी ज़्यादा आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। इस आसन से हम उस ब्लड के सर्कुलेशन को ऊपर के अंगों की तरफ प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम ऊपर अपने पैरों को उठाएंगे तो जो ग्रेविटी है वो अपना काम करेगी और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपने आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आएगा। तो हमारे जितने भी वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होते हैं इसके करने से। दूसरा, आपकी ओबेसिटी खत्म होती है इस आसन के करने से, यानी कि मोटापा आपका समाप्त होता है। वह कमर का जो रोग है, कमर दर्द जिन व्यक्तियों को होता है, कमर दर्द के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। कमर दर्द के जो व्यक्ति हैं वो दोनों को एक साथ न उठाएं पैरों को, वो एक एक पैर को उठाएं। पहले एक पैर को उठा करके करें, फिर उसको नीचे रखें और फिर दूसरे पैर को उठा कर करें। इस प्रकार उनको कर्म को करें। और जिन व्यक्तियों को कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं। इस प्रकार इस आसन को करेंगे। झटके के साथ इस आसन को आप नहीं करेंगे और श्वास को भर के आप पैरों को उठाएंगे। इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार की सावधानी आप इस आसन में रखेंगे। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। इसके बाद देखेंगे चक्रासन, अर्थात चक्र की तरह अपने शरीर को कर देना। जो हमने अर्ध चक्रासन किया था, ये पूर्ण चक्रासन है, यानी कि अपने हाथों को जब आप इसको लेट करके करते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे। वो श्वास को भर के अपने शरीर को, बीच का जो शरीर है, अपने हाथों और पैरों के जो बीच का शरीर है, उसको उठा देंगे हवा में। तो आप एक चक्र की भांति आपका शरीर हो जाएगा।
दोनों आपके पैर टिके रहें, दोनों आपके हाथ अच्छे से मैट के ऊपर टिके रहें और श्वास भर के इस आसन को आप करेंगे। यानी कि ये आसन जो आपका है वो आपकी लचक के लिए, आपके शरीर की लचक यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। ओबेसिटी के लिए रामबाण है, यानी कि मोटापे के लिए एक रामबाण औषधि है ये चक्रासन। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इससे आपके पैरों में मजबूती आती है, इससे आपके कमर में मजबूती आती है, इससे आपके कंधे और आपकी बाजू मजबूत बनती हैं, उनमें बाहुभ्याम यशोबलम अर्थात उनमें बल की प्राप्ति आपको होती है, सर्वाइकल का आपको रोग नहीं होता, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स आपके एक्टिव रहते हैं, आपके सीने का विकास होता है, छाती आपकी चौड़ी होती है इस आसन के करने से, वे तमाम तरह के बालों के जो विकार हैं वो आपके समाप्त होते हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड इसके करने से एक्टिव होता है, यानी कि उसके रोग भी आपको नहीं होते। इस प्रकार बहुत ही अच्छा आसन है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और हर्निया के पेशेंट इसको ना करें, वे जिनका मेजर ऑपरेशन हो रखा है पेट का या और कोई ऑपरेशन हो रखा है वो भी इस आसन को ना करें, बाकी सभी सामान्य इस आसन को कर सकते हैं। बच्चे तो इसको पूर्ण चक्रासन कर देते हैं, अर्थात अपने हाथों को पैरों तक लेके आने का काम भी कर देते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में होगी तो स्टिफनेस आपकी बॉडी से गायब हो जाएगी, और जब बॉडी से स्टिफनेस गायब हो जाती है तो आपके अंदर आरोग्यता आती है, अर्थात आपके अंदर रोगों का अभाव हो जाता है, नितांत अभाव आपके शरीर में होता है, और वही हमें चाहिए, और उसको दूर करेंगे तो हम अपने शरीर को आरोग्यता से परिपूर्ण रख पाएंगे। इस प्रकार का आप चक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद देखेंगे धनुरासन। अपने शरीर को धनुष की तरह करना, अर्थात पेट के बल लेट करके अपने दोनों पैरों को मोड़ करके अपने हाथों को पीछे ले जा करके दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को आपने पकड़ना है, और श्वास को भरते हुए पीछे से पैरों को उठाएंगे, आगे से गर्दन को उठाएंगे, जितना ज़्यादा संभव आप हो सकता है उतना उसको उठाएंगे, ज़्यादा फोर्स आप अपने शरीर के साथ नहीं करेंगे। इस आसन से भी आपको आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी ओबेसिटी आपकी ख़त्म होती है, मोटापा आपका समाप्त होता है। इस आसन के करने से आपके हाथों में बहुत मजबूती होती है, आपके कंधे बहुत मजबूत होते हैं, आपके सीने का विकास होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, सर्वाइकल आपका समाप्त होता है इस आसन के करने से। जो लाभ आपको चक्रासन में मिलते हैं वो आपको इस आसन में भी मिलेंगे। और इसको केवल झटके के साथ ना करें, पूरी बॉडी को वार्म अप करके इस आसन को आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ आपको इसको प्राप्त होगा। इस प्रकार इस आसन को आप धनुरासन को आप करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मत्स्य आसन। मत्स्य आसन यानी कि मछली की तरह रहना। ये आसन इतना इम्पोर्टेंट आसन है, जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता या कोई ऐसी परिस्थिति उनको पैदा हो गई है कि वो ज़्यादा देर तक तैर नहीं पाएंगे और तैरना बहुत ज़रूरी हो जाए, जिसमें आप पानी में कहीं फंस जाएं, बाढ़ में कहीं फंस जाएं या समुद्र में आप कहीं गिर जाएं किसी तरह से, और अपने आप को बचा के रखना है, तो आप इस तरह से अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर करके अपने शरीर को कर लेंगे और जो कमर है उसको उठा लेंगे, यानी कि छाती आपके ऊपर उठी रहेगी और आपकी गर्दन ऐसे टिकी रहे। इस प्रकार यदि आप आसन करते हैं तो आपको तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं तैरते रहते हैं। यानी कि इमरजेंसी में बचाव के लिए बहुत अच्छा आसन है मत्स्य आसन। दोनों पैरों को, बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पे, दाएं पैर को बाएं पैर की जगह पे आप लगा लें, यानी कि पद्मासन इसमें लगाते हैं। पद्मासन लगाने के बाद धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए आप पीछे की तरफ लेटते हैं। अपनी जो सिर है उसके बीच का जो भाग है, जो कपाल है, कपाल रंध्र है, उसको आप इसमें लगाते हैं। तो एक प्रकार से आप देखेंगे गर्दन आपकी पूरी उठी हुई है, तो कमर दर्द आपका समाप्त होता है इसके करने से। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है इसके करने से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग भी आपके समाप्त होते हैं, कंधे मजबूत आपके बनते हैं, सर्वाइकल आपका समाप्त होता है इसके करने से। वह सबसे मुख्य रूप से यदि देखें तो आपको तैरने में बहुत हेल्प करता है, यानी कि मछली समुद्र में ही रहती है, पानी में ही रहती है। इसी प्रकार यदि आप इस आसन को करके यदि आप पानी में रहते हैं तो आप लंबे समय तक बगैर तैरे, बगैर कोई हलचल किए शरीर में आप अपने आप को बचाए रख सकते हैं। इस प्रकार भी आप इसको आसन को कर सकते हैं। ये आसन आपको इमरजेंसी में बहुत हेल्पफुल रहता है। इस प्रकार इस आसन को आप करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों के पैरों के पंजों के पास लेके जाएंगे, कोहनी आपकी मैट पे टिकी रहे। इस प्रकार के इसके आसन के लाभ और विधि मैंने आपको बताई। इसके बाद शवासन, जो कि सबका प्रिय आसन है, सभी योग साधक इसको बहुत चाव से करते हैं और इस आसन को करने के बाद उनको चेंज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं कहते हैं कि ये आसन तो आप करवाते रहे, जो यानी कि शव यानी कि मृत जो शरीर होता है उसकी तरह, यानी कि पूरी बॉडी में कोई हलचल ना हो, किसी प्रकार की मूवमेंट ना हो, केवल श्वास आ रहा है जा रहा है, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना ही शवासन है। और शवासन तब हम करते हैं जब कोई कठोर मेहनत हमने की है
या कोई कठोर कार्य हमने किया है, किसी प्रकार का मेहनत हमने की है, आसन हमने किए हैं, सूर्य नमस्कार के बहुत सारे राउंड हमने किए हैं, उसके बाद शवासन को करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत नितांत आवश्यकता उसकी होती है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए। रेस्टिंग पोज में भी इस आसन को रखा गया है, यानी कि जो शिथिलीकरण के जो आसन है, जो बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आरामदायक फॉर्म में लेके जाते हैं, उन आसनों में एक आसन है शवासन। इससे आपकी टेंशन खत्म होती है, आपकी अनिद्रा इससे खत्म होती है, आपका अवसाद इससे समाप्त होता है, आपके तमाम मानसिक जो विकार हैं वो समाप्त होने का कार्य इससे करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आसन है, सिंपल आसन है, सभी कर सकते हैं, किसी के लिए वर्जित आसन नहीं है, कोई विशेष प्रकार की सावधानी इसमें नहीं रखनी पड़ती आपको, केवल अपने पैरों को, हाथों को ढीला छोड़ना होता है, पूरी बॉडी को बिल्कुल शिथिल कर देंगे। शिथिलीकरण का आसन इसीलिए इसको कहा गया है, बिल्कुल पूरी बॉडी को शिथिल करके केवल सांस को आ रहा है, जा रहा है, इसी पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस प्रकार आप शवासन को करेंगे। और शवासन को कितनी देर आप कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। और इसको योग निंद्रा जो हम कहते हैं, योग निंद्रा अर्थात जो योग की जो निंद्रा होती है, जिससे आपके तमाम मानसिक विकार समाप्त होते हैं, वो भी इसी के अंदर करवाई जाती है। उसमें बहुत सारी जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो निर्देशन करता है, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें निर्देशित करता है, उसके द्वारा इसमें आप योग निंद्रा का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सर्वांगासन, यानी कि सर्वांगासन बहुत अच्छा आसन है, पूरी बॉडी का इसमें व्यायाम होता है। और सर्वांगीण विकास शरीर का यदि कहें तो सर्वांगासन द्वारा होता है। इसको हम देखेंगे मैट पर लेट करके, अपने दोनों पैरों को उठा करके 90 डिग्री उठा देंगे, आपके कंधे केवल जमीन में रहेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। आपके कंधे जमीन में टिके रहेंगे, कोहनियाँ आपकी जमीन में टिकी रहेंगी, और आपकी जो पूरी बॉडी हो 90 डिग्री उठाएंगे और आपकी गर्दन जमीन पे रहेगी। इस प्रकार देखेंगे, पैरों के पंजे बिल्कुल सीधे होंगे, आपकी जो हाथ हैं वो कमर को सपोर्ट देते हुए, और कोहनियाँ आपकी मैट पे टिकी हुई, यानी कि आपके जो हाथ हैं उससे अपनी कमर को पुश करते हुए आगे की तरफ धकेलना है। इस प्रकार का जो आसन है उसको सर्वांगासन कहते हैं। इससे ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से पूरी अपर बॉडी की तरफ हमारा होता है। और जिस प्रकार हम देखें, गर्दन पे हमने बंद लगा रखा है, जालंधर बंद हम इसको कहते हैं, उससे एकदम से वो ब्लड का सर्कुलेशन माइंड पर ना होकर के धीरे धीरे होता है। अर्थात जो व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर सकते, शीर्षासन जो कि शीर्ष आसन है, सभी आसनों का जो राजा है, उस आसन को जो व्यक्ति नहीं कर पाते वो इस आसन को कर सकते हैं। और इस आसन के करने से भी वो सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। यानी कि इस आसन से आपके सारा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के हर्निया आपका इससे समाप्त होता है, आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इससे समाप्त होती है, अपच इससे समाप्त होती है, कॉन्स्टिपेशन इस आसन के करने से समाप्त होती है। आपकी जो हार्ट है, लीवर है, किडनी और लंग्स, उनकी कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। वे आप देखेंगे कि थायराइड और जो पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन, यानी कि मुख्य रूप से कहें, यानी कि आपके थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस और इनबैलेंस करने का कार्य करता है। यदि आपका थायराइड बैलेंस है और पैराथायराइड जो आपका ग्लैंड है वो बैलेंस अवस्था यानी कि संतुलन में है तो आपका सही है। यदि वो असंतुलित है तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब कर देगा वो। इस प्रकार देखेंगे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने का बहुत अच्छा आसन सर्वांगासन है, जिससे आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है, कानों की श्रवण शक्ति आपकी इससे बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, बाल काले घने संघन मजबूत और रेशमी आपके होते हैं। वह आपके चेहरे पे एक तेज आता है, वाणी में ओज आता है, यानी कि आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है। इस प्रकार आप सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के कान बहते हैं या जिनकी आंखों में ज़्यादा लालिमा है वो इस आसन को थोड़े समय तक करेंगे। या विपरीत करनी, यानी कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके विपरीत करनी मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे सर्वांगासन बहुत ही उपयोगी आसन हमने आपको बताया। इसके बाद हल आसन, यानी कि 90 डिग्री पैरों को उठा रखा है, इसी पोजीशन को हम बिल्कुल अपने जो पैर हैं उनको पीछे ले आएंगे और पीछे उनके पंजे टिका करके जो अपने हाथों से हमने कमर को सपोर्ट किया था वो हाथ हमारे मैट के ऊपर रहेंगे सामने, और जो हमारी नज़र है वो हमारी थाइज के ऊपर रहेगी। इस प्रकार का जो आसन है वो हल आसन है। हल आसन से आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है और आप देखेंगे कि थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो भी आपका इससे बैलेंस होता है और अनेकों रोगों में ये आपको हेल्पफुल रहता है। और एक तरह से अच्छा दिखने का जो आसन है, जो कि प्रदर्शनात्मक आसन भी आप इसको कह सकते हैं, और पूरी कमर को रिलैक्स करता है, कंधे आपके मजबूत होते हैं, वह आपके एक अंदर एक ओज और तेज का जो भाव है वो आपके शरीर में हल आसन लेके आता है। आपकी पैरों की जो स्टिफनेस है वो आपकी समाप्त होती है,
वह जो कुंडलिनी शक्ति जागरण का जो कार्य है वो भी इससे अच्छी तरह से सुचारू रूप से होता है। इसको हम हलासन कहते हैं। हलासन बहुत ही उपयोगी आसन है। इसको भी बड़ी सावधानी से करना चाहिए, बड़ी आसानी से, और इसको झटके के साथ हम नहीं करेंगे, किसी प्रकार का झटका इसमें अनुभव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का आप इसमें विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे मकरासन। मकरासन जिस प्रकार शवासन सीधे लेट करके रेस्टिंग पोज था, मकरासन मूधे लेट करके यानी कि पेट के बल लेट करके आपको रेस्टिंग पोज है, यानी कि आपको आराम देने का कार्य करता है। इसमें दोनों पैरों के जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ रहेंगी। आपका पूरा शरीर पेट के बल लेटा रहे मैट पे, और जो आपके जो हाथ है दोनों हाथों को इंटरलॉक करके, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख करके, और अपना जो सिर है उसको उसके ऊपर रखेंगे। इस प्रकार जो आसन आप करेंगे उसको मकर आसन कहते हैं। यानी कि जो आरामदायक जो स्थिति होती है वो ये है। और कई बार आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या एक्सेस में आपने खाना खा लिया, या गरिष्ठ भोजन आपने कर लिया है, उस अवस्था में भी आप इस आसन को कर सकते हैं। उससे भी जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है। आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करके जो गरिष्ठ भोजन है, जो ज़्यादा भोजन आपने किया है, उस भोजन को पचाने का जो कार्य, अतिशीघ्र पचाने का कार्य मकरासन करता है। तो मकरासन में लेट करके भी आप इस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, मानसिक तनाव को समाप्त कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को शिथिलीकरण यानी कि रेस्टिंग पोज में लेकर के अपने शरीर को एक आगे आगामी कार्रवाई के लिए, आगामी आसनों के लिए, आगामी काम के लिए आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसको एक प्रिपेयर करने का कार्य मकरासन द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे संतुलन वाले आसन, अर्थात जो पूरी बॉडी में संतुलन लेके आए, बैलेंस जो बनाए अपनी बॉडी का, जिनमें हम आगे पीछे हिलने का जो कार्य करते हैं, डुलने का जो कार्य करते हैं, या जो एक तरह से हमारा जो बैलेंस जिनमें गड़बड़ाने का जो स्थिति होती है, वो उन आसनों से हम उन बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। उसमें संतुलन वाले आसन हम उनको कहेंगे। सबसे पहले गुरुड़ासन, जो कि आप चित्र से देख पा रहे हैं। दोनों पैरों को झुका करके, दोनों हाथों को साइड में खोल करके बाएं पैर को दाएं पैर में लपेटना है। बाएं पैर को दाएं पैर के आगे से लेके जाते हुए पीछे उसमें इंटरलॉक कर देंगे, और ठीक उसी प्रकार अपने बाएं हाथ में दाएं हाथ को इंटरलॉक कर देंगे, और हाथों को साइड में एक नमस्कार की मुद्रा आपकी रहेगी। ये जो आसन है आपके हर्निया को समाप्त करता है, आपका जो पार्किंसंस जो रोग है उसको समाप्त करता है, आपके हाथों पैरों में जो कंपन होती है उसको समाप्त करता है। हाथों पैरों की जो बनावट है यानी कि जो शेप है, उस शेप को बहुत अच्छा करता है। कई व्यक्तियों की कोहनियाँ आपस में मिली होती हैं, यानी दोनों कोहनियों को यदि आप सामने करते हैं तो आपको दोनों कोहनियाँ टकराती हैं, यानी कि वो फिजिकली अनफिट वो व्यक्ति होते हैं। या दोनों पैरों को यदि आप समान रूप से मिला करके खड़े होते हैं तो भी आपके जो घुटने होते हैं वो टकराने का कार्य करते हैं, उनको भी फिजिकली अनफिट माना जाता है। यानी कि जो पैरों में ज़्यादा मिले हुए हैं, या कई व्यक्तियों का ज़्यादा गैप होता है, यानी कि कोहनियों को आप सामने करेंगे तो कोहनियाँ बहुत ज़्यादा गैप आपको दिखाई देगा, और यदि सामने खड़े हैं तो आपके जो पैरों का जो गैप है, जो आपके घुटनों का जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। उससे आपके चलने का जो स्टाइल है वो बहुत गंदा लगता है। आप ऐसे चलते हैं, या फिर जो आपका जो दोनों पैर मिले हुए हैं तो आप अच्छे तरह से दौड़ नहीं सकते, या अच्छे से स्पीड से नहीं चल सकते। उसमें आपके दोनों घुटने टकराने का जो खतरा रहता है वो बहुत गंदी बीमारी एक तरह से मानी जाती है। यानी कि आपका जो पोस्चर है, जो आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ही निम्न स्तर का है। तो उस दोनों हाथों के जो हाथों और जो पैरों का जो गैप है, बढ़े हुए गैप को कम करना और कम गैप को बढ़ाना, यानी कि एक आइडल रेशो में लेके आने का जो कार्य है वो गुरुड़ासन आपका करता है। बैलेंस बनाने का कार्य आपके शरीर में करता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में बढ़ाता है, स्ट्रेंथ आपके शरीर में बढ़ाता है, हाथों पैरों की मजबूती आपके शरीर में लेके आने का जो कार्य है वो गुरुड़ासन से किया जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है और बहुत ही अच्छा आसन। और इसी प्रकार जिस प्रकार आपने दाएं पैर में बायां पैर लपेटा है, ठीक उसी प्रकार बाएं पैर में दायां पैर भी लपेटेंगे, और दाएं हाथ में बायां पैर, हाथ इस प्रकार हाथों को और दोनों पैरों को एक दूसरे से चेंज भी आप करेंगे। दोनों तरह से इस आसन को आप करेंगे। इस प्रकार बहुत ही अच्छा और अपनी आपके शरीर को एक आइडल बॉडी बनाने का जो कार्य करता है वो गुरुड़ासन करता है। इसके बाद देखेंगे नटराज आसन। नटराज आसन बहुत ही अच्छा है, बैलेंस का आसन। आप देखेंगे इसमें एक पैर पे खड़े होकर, जिस प्रकार गुरुड़ासन में भी आप एक पैर पे खड़े हैं, इस आसन में भी आप एक पैर पर खड़े हैं। दाएं पैर पे पहले खड़े होंगे या बाएं पैर पे, वो आप डिसाइड करें। उसके बाद आपका जो दूसरा पैर है, जिस प्रकार आपने दाएं पैर पे आप खड़े हैं, बायां पैर आपने पीछे ले जा करके बाएं पैर को अपने हाथ से, बाएं पैर के पंजे को अपने बाएं हाथ से ही पकड़ेंगे। यानी कि जो
आपका पैर पीछे है वही आपका हाथ पीछे होना चाहिए, और जो आपका दायां हाथ है वो सामने की ओर खुला हुआ आसमान की तरफ, और जो नज़र है, जो दृष्टि है, वो आपकी दाएं हाथ की तरफ ही रहे। इस प्रकार आप देखेंगे शरीर आपका मुड़ा हुआ है, कमर में आपका बैंड होना चाहिए, यानी कि बैक बेंडिंग थोड़ी सी इसमें होनी चाहिए। जो दायां जो घुटना है, जो आपका नीचे जो पैर टिका हुआ है, उसका घुटना एकदम से सीधा होना चाहिए, किसी प्रकार का बैंड उसमें ना हो। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो नटराज आसन की ये विधि है जिसको आप देखेंगे। ये आसन आपके शरीर में बैलेंस यानी कि संतुलन लेके आने का कार्य करता है। जिन व्यक्तियों के सीधा खड़ा होने से या चलने में गड़बड़ाहट आती है या किसी प्रकार का संतुलन उनका नहीं बन पाता और वो चलने में असमर्थ महसूस अपने आप को करते हैं, या सीधा खड़ा होने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, या एक पैर पर खड़ा होने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और जिस प्रकार आपके शरीर में संतुलन नहीं है उसी प्रकार आपके मन में संतुलन नहीं है, और आपके मन में संतुलन नहीं है तो आपको किसी प्रकार की भी छोटी से छोटी व्याधि भी आपको परेशान कर सकती है। छोटे से छोटा जो कारण है, जो परेशानी है, वो आपको बहुत बड़ी परेशानी आपको लगती है, और अपने शरीर के जितने हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस आपके होते हैं। आपके शरीर से आपका ये बॉडी जो हमारी है वो रिफ्लेक्टर है। हमारी बॉडी बताती है कि किस प्रकार के भाव हमारे शरीर में चले हुए थे। यदि हम किसी प्रकार का बैलेंस का आसन नहीं कर पाते तो इसका मतलब हमारे जो हार्मोन है वो बैलेंस नहीं है, उनमें किसी प्रकार की असंतुलन है उनमें, या फिर किसी प्रकार की जो वात पित्त जो कफ है उनमें भी प्राय हमारा संतुलन नहीं है, और जो हमारा मन है वो भी हमारा संतुलित नहीं है। इसलिए हमें साइकोसोमेटिक डिजीज यानी कि जो मनोकायिक जो रोग होते हैं वो भी हमें बहुत घेरने का कार्य करते हैं। इसलिए भी ऋषियों ने बैलेंस के आसनों को इसमें रखा है। बैलेंस के आसन यानी कि संतुलन के आसन। अपने शरीर में यदि संतुलन है तो आपके मन में संतुलन होगा, मन में संतुलन है तो आपके वात पित्त कफ जो दोष हैं उनमें संतुलन होगा, और उनमें संतुलन है तो आपके जितने हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं, जितनी नाड़ियाँ आपके शरीर में हैं, उनमें भी संतुलन होने का कार्य धीरे धीरे अग्रसर होता है। इसलिए जो संतुलन का जो कार्य है, संतुलन ही जरूरी है। संतुलन का अर्थ है बैलेंस, और योग का जो अर्थ है, जो योग का जो मुख्य जो अर्थ है वो योग का बैलेंस ही है, यानी कि समता का भाव बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता का भाव अपने शरीर में पैदा करना ही तो योग है। इस प्रकार आप देखेंगे ये जितने भी बैलेंस के आसन है आपके शरीर में समता लेके आ रहे हैं, आपके शरीर में बैलेंस लेके आ रहे हैं, यानी कि आपके शरीर में एक संतुलन लेके आने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो नटराज आसन है वो आपके शरीर में संतुलन लेके आता है, आपकी कमर दर्द को आपको समाप्त करता है, आपकी जितने भी आपके थाई में जितना आपको फैट लगता है कि फैट बढ़ा हुआ है, जो पैरों का जो मोटापा है वो आपका इससे समाप्त होता है, सर्वाइकल का दर्द इससे समाप्त होता है, कंधों का दर्द आपका इससे समाप्त होता है, आपका पेट का जो फैट होता है वो भी इससे रिड्यूज होता है। वह जितना आप देखेंगे कि लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी इससे बढ़ती है। वह साथ ही आपकी छाती का विकास होता है, यानी कि आपकी छाती चौड़ी होती है। इस प्रकार देखेंगे अनेकों लाभ इसके आपके शरीर में मिलते हैं। वे कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इससे बढ़ता है, यानी कि आप पूर्ण विश्वासी हो जाते हैं, पूर्ण आपका विश्वास आपका बढ़ता है। इसके बाद हम देखेंगे अंतिम जो आसन है वो वृक्षासन, अर्थात जिस प्रकार वृक्ष होता है उस प्रकार, यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर आपके होते हैं, उसको वृक्षासन कहते हैं। बहुत ही कठिन आसन इसको कहा गया है, बहुत ही बैलेंस का आसन है। अपने दोनों हाथों को मैट पर रख करके अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आपका चाहिए, बहुत ज़्यादा संतुलन आपका चाहिए। इससे पहले के संतुलन के जो आसन है वो आपके होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस आसन को अच्छे से कर पाओगे। इस आसन को करने का अर्थ है कि आपकी पूरी बॉडी में पूरा बैलेंस है, यानी कि आपकी बॉडी पे पूरी कमांड है, आप पूरी बॉडी को अपने नियंत्रण में रखे हुए हो। इस प्रकार का भाव आपका इससे प्रदर्शित होता है वृक्षासन से। आपका देखेंगे कि श्वास को भर के पैरों को उठाना होता है, झटके के साथ ना उठाएं। स्टार्टिंग में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, अपने दोनों हाथों को साइड में रख के दीवार के साथ आप लग के इसको कर सकते हैं। फिर दीवार का धीरे धीरे सहारा छोड़ करके आप दोनों हाथों के ऊपर अपना बैलेंस बना करके इस आसन में खड़े हो सकते हैं। पंजे आपके बिल्कुल खींचे हुए होने चाहिए, इस प्रकार कमर आपकी मुड़ी हुई होनी चाहिए धीरे से। इस आसन को हम वृक्षासन कहते हैं। यह आसन बहुत ही डिफिकल्ट आसन की श्रेणी में, यानी कि एडवांस पोज की श्रेणी में इसको रखा गया है। सर्वाइकल इससे समाप्त होता है, कमर दर्द इससे समाप्त होता है, आपके हाथों में मजबूती आती है, आपके कंधे मजबूत होते हैं। इस प्रकार से देखेंगे कि बहुत ही, और आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपर बॉडी की तरफ आता है, यानी कि और भी रोग आपके समाप्त होते हैं। इस प्रकार देखेंगे आज हमने आपके सामने जो चर्चा की,
आसनों की उसमें वेरिएशन उनके की, हमने आसन की परिभाषा आपके सामने रखी, आसन के कितने प्रकार हैं, यानी कि खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की चर्चा हमने आपके सामने की, बैठकर किए जाने वाले आसनों की चर्चा हमने आपके सामने की, लेटकर किए जाने वाले आसनों की चर्चा हमने आपके सामने की, वह संतुलन यानी कि बैलेंसिंग पोज की चर्चा हमने आपके सामने की। आशा करते हैं आपने सभी ने इनको अच्छे से ध्यान से सुना होगा, इनकी विधि को अच्छे से सुना होगा, आपने इनके लाभों को सुना होगा, किस प्रकार के लाभ हैं, किस प्रकार की सावधानी आप इसमें बरतें और इसको आप दैनिक जीवन में प्रयोग करके बहुत सारा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के लिए भी इसको आप बहुत उपयोगी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो गई है, ये लगभग एक चैप्टर इसमें कंप्लीट होता है, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लेक्चर को सुना। सबको नमस्कार। जी, इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुंबीर आर्य जी का कि आज इन्होंने हमें विभिन्न प्रकार के आसनों के बारे में व्याख्यान दिया और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने आज के इस सेशन से जरूर लाभ उठाया होगा। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि इस लेक्चर को जल्द हम आपके लिए YouTube पर अपलोड करेंगे, तो आप इस लेक्चर को देखें और जितने भी आसन बताए गए हैं इनका अभ्यास करें और अगर कहीं पर भी आपके मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप ज़रूर हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल ID है info.cc@nic.in और यही चाहेंगे कि आप स्वयं से कोई भी गतिविधि ना करें। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या तो फिर आप हमें लिखें या फिर किसी योग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही इन आसनों को करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्वस्थ होंगे तो आपके लिए जीवन में कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होगा। बस इन लेक्चर्स को देखते रहें और लाभ प्राप्त करते रहें, यही हम चाहते हैं और आपकी जिज्ञासा परिपूर्ण होती रहे, इसी की बात की हम कामना करते हैं। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सुंदरी जी।